डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज इसलिए लेकर आता हूँ जिससे आपके पूरे केमिस्ट्री का अच्छी तरीके से रिवीजन होता रहे और आपको यह पता चल सके कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार और सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ। आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कराने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लास्ट के आपके 30 से 35 दिन बचे हुए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और IERT एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो लास्ट के आपके 2 महीने बचे हुए हैं। तो लास्ट के बचे दिनों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर यूज कीजिएगा जिससे आपको अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अथवा IERT कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिल सके। तो लास्ट के 30 से 35 दिन बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको 6 से 8 घंटा अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ाई कीजिएगा जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज और बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि आपको इस समय का अच्छी तरीके से यूज करना है जिससे आपका आने वाला समय बिल्कुल बेहतर हो। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ठोस में, ऑप्शन नंबर बी आपका है द्रव में, ऑप्शन नंबर सी आपका है गैस में, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इन सभी में। तो अंतरा अणुक बल जो नगण्य होता है वो आपका गैस में होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतरा अणुक बल नगण्य होता है वो गैस में। यदि मैं आपसे पूछूं कि अंतरा अणुक बल सबसे अधिक किस में होता है, तो अंतरा अणुक बल सबसे अधिक आपका होता है ठोस में और नगण्य होता है गैस में। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। अंतरा अणुक बल नगण्य पूछे तो गैस में, और सबसे अधिक अंतरा अणुक बल पूछे तो वो आपका ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, भूगर्भ यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो आपका है एल्युमिनियम। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्युमिनियम। लेकिन यदि आपसे पूछ ले पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन है, तो अधातु में आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरीके से दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। धातु पूछे तो आपका एल्युमिनियम होगा और अधातु पूछे तो आपका ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा तत्व है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सिलिका, ऑप्शन नंबर बी आपका है कांच, ऑप्शन नंबर सी आपका है इन मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नीशियम है ये आपका एक प्रकार का तत्व है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक का, तो डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 12 होता है, और परमाणु भार कितना होगा, परमाणु क्रमांक का 2 गुना, यानी कि परमाणु भार आपका हो जाएगा 24। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है, यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है स्थिर अनुपात के नियम का, ऑप्शन नंबर बी आपका है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, ऑप्शन नंबर सी आपका है गुणित अनुपात के नियम का, और ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको परसेंटेज में देकर पूछे कि यह किस नियम पर है, यह किस नियम का उदाहरण है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा
यदि आपका क्वेश्चन परसेंटेज के रूप में दे दिया हो और पूछे किस नियम का उदाहरण है या किसका उदाहरण है, तो यह हमेशा आपका गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और पूछा जाए किसका उदाहरण है या किस नियम को फॉलो करता है, तो हमेशा वह गुणित अनुपात के नियम का होता है, कभी भी यदि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी आपका है व्युत्क्रम अनुपात के नियम अनुसार, ऑप्शन नंबर सी आपका है द्रव्यमान संरक्षण नियम अनुसार, और ऑप्शन नंबर डी आपका स्थिर अनुपात के नियम अनुसार। तो रासायनिक समीकरण जो आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका है परमाणु भार, और ऑप्शन नंबर डी आपका है तुल्यांकी भार। तो परमाणु के नाभिक में स्थित जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस का न्यूट्रॉनों की संख्या। इस तरीके से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या आपका द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मिस्टेक हो गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है डियर स्टूडेंट, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24 दे रखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा डियर स्टूडेंट 2 8 13 1 के रूप में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 8 13 1 क्रोमियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ऋणावेश, ऑप्शन नंबर बी आपका है धनावेश, ऑप्शन नंबर सी आपका है उदासीन, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है डियर स्टूडेंट वो आपका उदासीन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहीं पर डियर स्टूडेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ऋणावेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है इस पर आपका धनावेश होता है। तो तीनों बातें ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेश होता है, प्रोटॉन आपका धनावेश होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो आपका उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है यूरेनियम की, ऑप्शन नंबर बी आपका है ग्रेफाइट की, ऑप्शन नंबर सी आपका है कैडमियम की, और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक क्षणें बनी होती हैं वो आपका कैडमियम का बनी होती हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल शानदार तरीके से आप अगले 1 से 1.5 महीने ज़रूर तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको पछताना ना पड़े कि मेरे दोस्त का हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट आप समय को गंवाइएगा नहीं, आप समय का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। आप इस तरीके से पढ़िएगा कि यह मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि डियर स्टूडेंट समय की कीमत बहुत होती है। तो डियर स्टूडेंट इस लास्ट के 30 से 35 दिन में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हम टॉप 100 रैंक ला सकें। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि हमको टॉप 100 रैंक के अंदर लाना है। तो यदि आप टॉप 100 रैंक ला लेते हैं तो डियर स्टूडेंट पॉलीटेक्निक के किसी भी कॉलेज में जो आप चाहे कॉलेज ले सकते हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक के किसी भी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में आप बेस्ट से बेस्ट ब्रांच के साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो लास्ट के 30 से 35 दिन अच्छी तरीके से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको पछताना ना पड़े कि मैंने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं किया।
तो यह आपका पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई टफ लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट इसकी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करेगा उसके लिए टफ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि लास्ट के 30 से 35 दिन आप बिल्कुल शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ ज़रूर तैयारी कीजिएगा, जिससे आप टॉप 100 रैंक के साथ बेस्ट से बेस्ट गवर्नमेंट अथवा पॉलीटेक्निक कॉलेज अथवा IERT कॉलेज बेस्ट ब्रांच के साथ ला सकें। तो डियर स्टूडेंट, हमारी बातें आप बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए आपका है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आपका है बैकुरल, ऑप्शन नंबर सी आपका है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी आपका है आई क्यूरी तथा जूलियट। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज आई क्यूरी तथा जूलियट ने की थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी में यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिवता की खोज बाबू हेनरी बैकुरल ने किया था, यानी कि यदि आपसे रेडियो एक्टिवता की खोज पूछे तो हेनरी बैकुरल ने किया था, और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज आई क्यूरी तथा जूलियट ने किया था। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले 4 सालों से पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की इस तरीके से बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर तैयारी करवाया है कि हमारे स्टूडेंट अभी तक कितने स्टूडेंट ने अभी तक अच्छे से अच्छे जॉब MNC कंपनी में सेलेक्टेड हैं, या तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब भी पा चुके हैं। डियर स्टूडेंट, मैं इस तरीके से कुछ स्टूडेंट को निकाला हूं कि जैसे आपका गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ हो गया, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कानपुर हो गया, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक गोरखपुर हो गया, यानी कि बेस्ट से बेस्ट टॉप के 10 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मैं आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर तैयारी कराता हूं, जिससे आपको कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, डियर स्टूडेंट, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका है अल्फा कणों की, ऑप्शन नंबर बी आपका है बीटा कणों की, ऑप्शन नंबर सी आपका है गामा कणों की और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक जो होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका अल्फा कणों की होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि आयनीकरण क्षमता सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम आपका गामा किरणों का होता है, और सबसे अधिक की बात करें तो अल्फा कणों का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए आपका अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और ऑप्शन नंबर डी आपका कम ताप की आवश्यकता होती है। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, इसका मेन रीज़न है कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, कि जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। यह भी क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी? ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है 2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 5। तो डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन क्या डिनोट करता है? आपको पता है कि जो आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जो आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 9 होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होती है। अब किस तत्व का परमाणु क्रमांक 9 होता है? तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8 और 1 होगा। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोश में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की संयोजकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन, ऑप्शन नंबर ए आपका है भिन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका है समान होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है शून्य होता है और ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वो आपका शून्य होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए आपका है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है घटती है, ऑप्शन नंबर सी आपका है समान रहती है और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सम आयन की उपस्थिति में जो आयनन की मात्रा है वो आपका घटती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट आपका होता है W बराबर ZIT। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डियर स्टूडेंट शुद्ध पानी की मोलरता है, ऑप्शन नंबर ए आपका 55.6, ऑप्शन नंबर बी आपका 50 है, ऑप्शन नंबर सी आपका 100 है और ऑप्शन नंबर डी आपका 18 है। तो शुद्ध पानी की जो मोलरता होती है वो आपका 55.6 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है तन्यता, ऑप्शन नंबर बी आपका है सुगठ्यता, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रत्यास्थता और ऑप्शन नंबर डी आपका अघात वर्धनीयता। तो डियर स्टूडेंट, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं वो आपका अघात वर्धनीयता होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, अम्लगम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है उपधातु, ऑप्शन नंबर बी आपका है यौगिक, ऑप्शन नंबर सी आपका है मिश्र धातु और ऑप्शन नंबर डी आपका है विषमांगी मिश्रण। तो जो आपके अम्लगम होते हैं एक प्रकार के मिश्र धातु होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, निम्न में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो आपका समुद्र का जल होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, चीनी का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका है सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन नंबर बी आपका है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी आपका है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो चीनी का शुद्धिकरण डियर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है SO2। यदि मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है डियर स्टूडेंट H2SO4। इसी में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका होता है NH3। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को यदि पढ़ो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चन को ज़रूर देखा करो, जिससे आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक नंबर की वजह से आप 3 से 4 स्टूडेंट के पीछे चले जाते हैं, तो किसी से भी पीछे नहीं रहना है, सबसे आगे ओडी स्टडी पॉइंट के स्टूडेंट को रहना है। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि टॉप 100 रैंक के अंदर सारे स्टूडेंट हमारे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी आपका है सिले, ऑप्शन नंबर सी आपका है लेवासिए और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्राउस्ट। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला जो वैज्ञानिक था वो आपका प्रिस्टले था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस द्वारा होता है। तो जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है डियर स्टूडेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका होता है CO2। आप बताइएगा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट
का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन दोनों में यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और विरंजक चूर्ण में बहुत एक अच्छा रिलेशन है। तो आप बताइएगा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की गंध कैसी होती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको 3 क्वेश्चन बताना है। एक आपको क्वेश्चन नंबर 25, दूसरा आपको यह बताना है डियर स्टूडेंट कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तीसरा आपको यह बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।